ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं हम लोग। अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ए बी सी एंड सी डी ई, ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया ऑलरेडी, है ना। ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर, ये जो रेडियस है दोनों का इक्वल है, सर्कुलर आर्क है 100 मीटर, एंड ज्वाइंट स्मूथली, ये स्मूथली ज्वाइंट है कि नहीं, स्मूथली एज शोन इन द फिगर. Each part subtends a right angle at its center. Each part subtends a right angle at its center. A cycle weighing 100 kg, together with the rider travels at a constant speed of 18 km per hour. कोई एक साइकिल है कि नहीं, और साइकिल विथ राइडर, उसमें कोई व्यक्ति होगा और साइकिल होगा, वो पूरे सिस्टम का मास दिया है 100 kg, टुगेदर विद द राइडर ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 km per hour ऑन द ट्रैक. ये ट्रैक है बच्चों. पहला सवाल है, फाइंड द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड एट डी. जब वो बी एंड डी पे है तो आपको निकालना है बच्चों नॉर्मल फोर्स. दूसरा सवाल है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स व्हेन द साइकिल इज एट बी सी एंड डी. एंड तीसरा सवाल है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी. एंड चौथा सवाल है, what should be the minimum friction coefficient between the road and the tire which will ensure that the cyclist can move with constant speed. चलिए सवाल का हम लोग जवाब देते हैं. देखिए एक ट्रैक है बच्चों, ये दो सर्कुलर आर्क का बना हुआ है. एक सर्कुलर आर्क ये है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा ट्रैक है तो आप कह सकते हैं कि ये एक ओवरब्रिज है, और ये कह सकते हैं कि अंडर ब्रिज है ना. खास बात यह है कि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो स्मूथ है, यानी कोई शार्प टर्न नहीं है, ऐसा जैसे मान लीजिए कि ऐसे आया और अचानक से ऐसे हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों. इस केस में थोड़ा सा वो टर्निंग में एक दूसरा इशू आता, लेकिन ये स्मूथली ज्वाइंट है, पहली बात. दूसरी बात, दोनों का रेडियस भी सेम 100 मीटर उन्होंने दे दिया है, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये जो आर्क है आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑफ द सर्कल है कि नहीं. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, दोनों ही केसेस में. और एक साइक्लिस्ट है और उस पर कोई पर्सन है, उन दोनों को का मिलाकर यानी पूरे सिस्टम का जो मास है वो 100 kg दिया है, और वो साइक्लिस्ट है कांस्टेंट स्पीड दैट इज 18 km पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है कि नहीं. आपसे कुछ सवाल पूछा गया, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं बच्चों. पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एट बी एंड डी. बी एंड डी पे नॉर्मल फोर्स कौन कौन से होंगे, चलिए निकालते हैं बच्चों. हम लोग देखते हैं, पहले बी की बात करते हैं. सो एट बी की बात करेंगे हम लोग. आइए आते हैं बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं बच्चों. साफ है, यहाँ बी है, इस पार्टिकल हम यहाँ पे साइक्लिस्ट और सबको एक साथ मैंने ले लिया यहाँ पे बच्चों, है ना. यहाँ पे कोई अगर पार्टिकल मास m है तो साफ है नीचे क्या लगेगा बच्चों, mg लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और साफ साफ है यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स डेवलप होगा क्योंकि साइक्लिस्ट है वहां पे, तो ऊपर क्या लगेगा, मैं ऐसा एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ बच्चों, एक छोटा सा, चलिए मान. तो ऊपर क्या लगेगा बच्चों, कांटेक्ट फोर्स लगेगा. कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट दैट इज नॉर्मल फोर्स लगेगा. ये दो फोर्सेस लग रहे हैं. सर फ्रिक्शन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, जरा देखिए बच्चों. ऑल दो ये रोड है और ये रफ होगा, यहाँ फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग नहीं है किसी डायरेक्शन में. अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप बना लीजिए, अगर यहाँ पे कोई व्हीकल है या बाइसाइकिल ही है और इस पे कोई है भी, तो भी यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ जो मोशन है वह किसी डायरेक्शन में ही नहीं है, इसलिए इस केस में कह सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है. आगे हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं बच्चों. और साफ साफ बात है कि यहाँ पे अगर साइकिलिस्ट ट्रैवल कर रहा है, मतलब जो सर्कुलर आर्क पे ट्रैवल कर रहा है, तो इस सर्कुलर आर्क को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से प्रोवाइड किया जा रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क. और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इसी का नेट फोर्स दैट इज आप कह सकते हैं mg minus l will be providing necessary centripetal force, and it will be equal to that is mv square upon r. So यहाँ से आप निकाल सकते हैं नॉर्मल फोर्स का वैल्यू. इस नॉर्मल को उधर डाल लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r. आप m को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, g माइनस v स्क्वायर अपॉन r, है कि नहीं. तो m का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं बच्चों, यहाँ पे 100 हो जाएगा. g का वैल्यू बोला है 10, तो 10 ले लेंगे. v 5 है, 5 स्क्वायर एंड अपॉन r. r कितना है बच्चों, सो r का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग लिया 100 मीटर.
आप जरा देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 को 100 कितना हो जाएगा 0.25 एंड 10 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा बच्चों, सो 9.75 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा बच्चों, सो 975 न्यूटन हो जाएगा। ये हो जाएगा जो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू है एट बी 975 न्यूटन। मैंने न्यूटन इसलिए लिखा है बच्चों कि एन में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए आते बच्चों, एक तो मिल गया पहले सवाल का, सेम तरीका बच्चों यहाँ पे एट डी की बात करेंगे हम लोग। फिर से वही बात बच्चों, डी पे भी तो वही है, नीचे की तरफ लगेगा mg, और चूंकि साइक्लिस्ट यहाँ पे है बच्चों, मैं साइक्लिस्ट की जगह पे कोई पार्टिकल जैसे ऐसे दिखा रहा हूं, वैसे भी साइकिल के डायमेंशंस को हम लोग कंसीडर कर नहीं रहे है कि नहीं। तो यहाँ पे भी लगेगा एक नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन। आप यहाँ पे अगर एन ले रहे हैं तो यहाँ पे एन डैश मान लीजिए बच्चों, तो एन डैश माइनस mg विल बी प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा क्यों बच्चों मैं कह रहा हूँ वहां पे mg माइनस है और यहाँ पे एन डैश माइनस mg क्यों, तो जो साफ साफ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी टुवर्ड्स डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंटर, और इस केस में सेंटर यहाँ पे था टुवर्ड्स mg, तो mg बड़ा होना चाहिए, और इस केस में सेंटर नॉर्मल की तरफ है तो नॉर्मल बड़ा होना चाहिए, तभी वो सर्कुलर ट्रैक पे चल पाएगा, तो भाई चल ही नहीं पाएगा बच्चों, है कि नहीं। तो दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से आप कह सकते हैं दिस एन डैश विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। यहां से भी आप सेम तरीके से m कॉमन ले सकते हैं, यहां हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r एंड प्लस g। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, m का वैल्यू हो जाएगा 100, v स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, r मींस 100 एंड g का वैल्यू उन्होंने बोला है 10 पुट कर देते हैं। तो जरा देखिए फिर से वही बात बच्चों, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 और 100 क्या हो जाएगा 0.25, 0.25 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, सो 10.25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा बच्चों 1025। ये सिंपल बोर्ड मार्क्स लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू 1025, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर बी के लिए चलते हैं बच्चों, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है बच्चों, 22 का बी कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स व्हेन द साइकिल इज एट बी सी एंड डी। कह रहा है कि जब बी पे हो, सी पे हो एंड डी पे हो, है ना, तो इस कंडीशन में आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए, है कि नहीं, एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर्स ऑफ द साइकिल। सो मैं बता रहा हूं बच्चों एट बी एंड डी की बात कर ले हम लोग पहले। देखिए बच्चों साफ है कि इस mg का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, इस नॉर्मल का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर है। इन दोनों का अगर कंपोनेंट अगर हम टेंजेंट के डायरेक्शन में निकालना चाहें तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है। अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा है तो साफ साफ है यहाँ पे साइक्लिस्ट का स्लाइडिंग का टेंडेंसी भी नहीं है, और स्लाइडिंग का टेंडेंसी भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रिक्शन का भी वैल्यू जीरो। ऑल्दो ट्रैक इज रफ बट देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी जीरो। इस बात को याद रखना है। एंड सेम कंडीशन यहाँ पे डी पे भी है बच्चों। सो बी एंड डी पे तो आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा बच्चों जीरो होगा, है ना, कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। मुद्दा है तो सी पे, वहां पे भी चेक कर लेते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों,
अच्छा चलिए यहाँ पे पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक बात देखिए, तो एक फोर्स तो लग रहा है नीचे, mg तो अभी भी यहाँ पे लग रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, mg तो लग रहा होगा, और कांटेक्ट फोर्स भी लग रहा होगा, नॉर्मल भी लग रहा होगा। चलिए जैसे यहाँ पे सर आपने कह दिया कि नॉर्मल और mg का टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इसलिए टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, और आपने फ्रिक्शन दिखाया ही नहीं है कि नहीं। हम भी वैसे यहाँ पे काम करें, मान लीजिए mg है तो नॉर्मल फोर्स होगा, एंड नॉर्मल फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, है कि नहीं, टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, मीन्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यही रेडियल डायरेक्शन में होता है नॉर्मल बच्चों। तो मानते हैं यहाँ पे अगर इस ट्रैक पे है तो ये इसका नॉर्मल का डायरेक्शन है, ओके, ये इसका नॉर्मल का डायरेक्शन है। जरा देखिए बच्चों, चलिए अब हम एक काम करते हैं, पहला स्टेप रहता है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, दूसरा स्टेप रहता है रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू टू डायरेक्शन। एक डायरेक्शन तो कंपल्सरी होना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए बच्चों, तो टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि वही प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दूसरा कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोई दूसरे डायरेक्शन में, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है कि नहीं। यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन तो हम लोग निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम जरा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और इस एंगल को थीटा ले रहे हैं, तो आप मुझे पहले बताइए कि थीटा का वैल्यू कितना आएगा। देखिए बच्चों, ये पूरा 90 डिग्री है और हाईएस्ट पॉइंट है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट दिस वर्टिकल लाइन, तो ये कितना होगा 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री, so this theta will be 90 degree divided by 2, that is 45 degree, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। अब जरा मुझे ये बताइए, इस mg दिस इज थीटा, देन दिस इज आल्सो थीटा, व्हाई, अल्टरनेट एंगल्स, है कि नहीं, ये लाइन और ये लाइन वर्टिकल है यानी पैरेलल है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है रेडियल लाइन। तो जरा देखिए mg के हमें कंपोनेंट निकालने हैं बच्चों, एक तो टुवर्ड्स सेंटर, क्यों बच्चों, हम जानते हैं यही काम करते हैं, सो mg cos थीटा, एंड एक कंपोनेंट कौन सा डायरेक्शन निकलेगा बच्चों, सो टुवर्ड्स द टेंजेंट, दैट इज mg sin थीटा, mg sin थीटा। नॉर्मल की बात करें बच्चों, नॉर्मल ऑलरेडी सेंटीमीटर डायरेक्शन में है, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में है, इसलिए वहां पे ऐसी कोई मतलब ही नहीं बन जाता है उसके लिए, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं, तो एक बात तो साफ है सर, mg माइनस n या n माइनस mg, इस ट्रैक के लिए mg माइनस n और उस ट्रैक के लिए n माइनस mg, है कि नहीं, ये प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन मेरा मुद्दा उस इस नॉर्मल फोर्स नहीं निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं निकालना बच्चों, ये mg sin थीटा का क्या काम है बच्चों। अब यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा है, तो बच्चों दो काम हो सकता है, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg sin थीटा है यानी कोई फोर्स है, तो ये केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यानी स्पीड वहां पे चेंज होगा, है कि नहीं, और इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। लेकिन सवाल में पहले ही कह दिया है, द साइक्लिस्ट इज राइडिंग द साइकिल एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 km/h, मींस दैट कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे स्पीड तो नहीं इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है यह mg sin थीटा जरूर कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस हो रहा होगा बच्चों। कैसे काउंटर बैलेंस हो रहा है, देखिए ये mg sin थीटा इस साइक्लिस्ट में स्लाइडिंग की टेंडेंसी ला दी है, जैसे स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और यही फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, सो mg sin थीटा, mg sin थीटा वैल्यू पुट कीजिए 100, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड, क्योंकि एक्सेलरेटेड नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो 100 इंटू जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेंगे, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाला है बच्चों, सो 45 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ 1000 इंटू साइन 45 डिग्री, दैट इज 1/√2, अब 1000 1/√2 का वैल्यू होता है बच्चों 0.707, सो आप इसको कह सकते हैं 707 न्यूटन, the value of frictional force at point C and B and D पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 है। मैं आपको मोर प्रिसाइजली ये भी कह रहा हूँ, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे जो नॉर्मल और mg एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शंस में हो रहे हैं, यानी कि एग्जैक्टली वर्टिकल एंड टुवर्ड्स द सेंटर में रेडियल लाइन पे हो रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को छोड़ के बाकी हर पॉइंट्स पे फ्रिक्शन होगा बच्चों, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो दूसरे सवाल का भी जवाब हमने देखा, चलिए तीसरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं।
जाते बच्चों। तीसरा सवाल है फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी। नॉर्मल फोर्स निकालना है। इस साइकिल पे जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है बाय द ट्रैक ऑन टायर निकालना है सी पे। पहले हमने ए एंड बी पे निकाला है, लेकिन सी पे, लेकिन कह रहा है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर क्रॉसेस द सी, यानी सी के जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद में। इसका मतलब क्या है समझिएगा बच्चों, ऐसा क्यों बोला है जस्ट बिफोर। और सर जस्ट बिफोर का मतलब कितना बिफोर लेंगे, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर करें तो इन बिटवीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है कि नहीं, तो आप कितना जस्ट बिफोर। चलिए इसका एक सिग्निफिकेंस हम लोग सीखते हैं। तो जस्ट बिफोर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं हम लोग। जस्ट बिफोर सी, बिफोर सी। अच्छा बच्चों जस्ट बिफोर सी देखिए, ये पॉइंट है सी का, तो यहां पे होगा एक पॉइंट आगे, इसी को हम लोग मान लेते हैं अप्रॉक्सिमेटली मैथमेटिकली जस्ट बिफोर सी। ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका सेंटर किधर है, जस्ट बिफोर सी सर्कुलर ट्रैक का सेंटर किधर है बच्चों, ये है सेंटर। अगर हम इसको ओ माने, ये ओ डैश, तो जस्ट बिफोर के केस में जो यानी इस सी से जस्ट पहले वाले केस में सी तो एक ऐसा पॉइंट है जिसका सेंटर ये भी है और जिसका सेंटर ये भी है, दोनों है, लेकिन सी से पहले तक का सेंटर कौन है, ओ है बच्चों। सो सेंटर इज O and hence centripetal force will be directed towards O। अब जरा देखिए इसका मतलब क्या है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ओ के डायरेक्शन में या जस्ट सी के जस्ट पहले है, मैथमेटिकली सी लेंगे ओ की तरफ है, तो कौन सा फोर्स यहां पे बड़ा होगा जरा बताइए। यहां पे दो फोर्सेस है कि नहीं, एक तो mg cos थीटा है यहां पे एक्ट कर रहा है, और एक n नॉर्मल एक्ट कर रहा है कि नहीं। तो इस केस में जरा बताइए बच्चों कि यहां पे कौन फोर्स बड़ा होगा, चूंकि नेट फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, तो mg cos थीटा को यहां बड़ा होना पड़ेगा, और हम लोग लिखेंगे दिस mg cos theta minus this n will be providing necessary centripetal force for the track ABC and it will be equal to mv square upon r। आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। सो n को उधर भेज देंगे, क्या बच जाएगा mg cos theta minus mv square upon r। यहां से फिर से आप m बाहर ले लीजिए बच्चों, है ना, and g cos थीटा माइनस v स्क्वायर अपॉन r। तो जरा देखिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, दिस विल बी 100, दिस विल बी g दैट इज 10 इनटू cos थीटा दैट इज cos 45 डिग्री माइनस 5 स्क्वायर एंड अपॉन r का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, सो 100 हो जाएगा। इसी को सिंपलीफाई करते हैं हम लोग बच्चों। जरा देखिए मैं एक ही लाइन में कर दूंगा इसको, देखिए 5 स्क्वायर अपॉन 100, 5 स्क्वायर 25 अपॉन 100 0.25 हो गया। यहाँ पे देखिए 10 cos 45 डिग्री 1/√2 का वैल्यू होगा 0.707 0.707 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होगा 7.07 ये हो रहा है बच्चों, जरा देखिए, एंड माइनस 0.25 ये हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, जरा देखिए 6.82 एंड 6.82 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, सो 682। अब डायरेक्ट कैसे लिखिए बच्चों, स्टेप थोड़ा सा बचाइए आप, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे थे बच्चों, सो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकाल रहे हैं। सो दिस नॉर्मल विल बी 682 न्यूटन। जस्ट बिफोर सी था 682 न्यूटन। आप इसी की बात कर रहे हैं, इसको बच्चों जस्ट आप इसी की बात कर रहे हैं लोग।
देखिए बच्चों मैथमेटिकली तो यही लाइन लेंगे, क्योंकि जस्ट बिफोर सी के लिए कौन सा इक्वेशन निकालेंगे, और ये एंगल में मान लीजिए 0.00001 डिग्री लेस हो जा रहा है या बढ़ जा रहा है, तो वैल्यू कहां से निकालेंगे उसका एग्जैक्टली, है कि नहीं। मैथमेटिकली हम तो जैसे हम लोग कहते थे कि किसी कंडीशन में कोई पार्टिकल है या कोई व्हीकल है और इक्विलिब्रियम में है, और वहां पे कोई स्मूथ रोड है और इक्विलिब्रियम में है, और उसको हमें मान लीजिए मोशन में लाना है, तो हम कहते हैं कि कुछ नहीं, जस्ट अ फोर्स just greater than 0 is sufficient to move that car or vehicle, कोई व्हीकल है कि नहीं उस केस में। अब just greater than 0 मींस जितना आप कम से कम एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि नहीं। तो मैथमेटिकली तो हम लोग 0 ही लेके चलते हैं वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि इसी कंडीशन को लेंगे। लेकिन आफ्टर सी एंड बिफोर सी में क्या चेंज हो गया, बिफोर सी में जो सर्कुलर ट्रैक था ABC था और उसके लिए सेंटर O था, लेकिन आफ्टर सी में जो सर्कुलर ट्रैक हो गया CDE हो गया और उसके लिए सेंटर क्या हो गया बच्चों, O dash हो गया। So in this case circular track center is O dash, and that is अगर सेंटर O dash है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स O dash, and therefore centripetal force will also be directed towards O dash। और इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त भी वही फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे बच्चों, mg cos थीटा एंड n, नाम बदल देंगे n डैश कर देंगे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि n डैश थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा इसलिए, और चेंज होगा भी नहीं होगा हमें नहीं पता है। लेकिन इस केस में एक बात आपको याद रखना है कि mg cos थीटा और n में कौन बड़ा होगा, n बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स O डैश इन दिस केस। तो यहाँ पे कहेंगे n ना कहेंगे, हम लोग कहेंगे बच्चों n डैश माइनस mg cos theta will be providing necessary centripetal force for the track CDE, and this will be also equal to mv square upon r। so यहाँ से आप निकाल लीजिए बच्चों, so n dash will be equal to mv square upon r plus mg cos theta। आप यहां से भी m को कॉमन ले लेते बच्चों, तो क्या बचेगा हमारे पास, so v स्क्वायर अपॉन r प्लस g cos थीटा, वैल्यू पुट कर देते बच्चों। so m का वैल्यू है 100 kg, v है 5 मीटर पर सेकेंड, r है 100 मीटर, g का वैल्यू उन्होंने बोला है 10 ले लीजिए, cos थीटा दैट इज cos 45 डिग्री। फिर से चलिए हम लोग एक ही लाइन में कर देते हैं बच्चों, कैसे, तो देख लीजिए cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 का वैल्यू 0.707 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा बच्चों, सो 7 पॉइंट, ये हो जाएगा 7.07 एंड 5 स्क्वायर 25 बाई 100 0.25 एंड प्लस 7.07 कितना हो जाएगा बच्चों, 7.32 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो जाएगा बच्चों, सो 732। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन जस्ट आफ्टर C। आप देख रहे हैं बच्चों, C के 10 पहले है, C के 10 बाद वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है। C के 10 पहले हमने निकाला था अभी 682 न्यूटन शायद आया था, एंड जस्ट बाद में 73 न्यूटन आ गया। अब आपका एक सवाल होगा सर C पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं। और खैर हमारा अभी इसको वहाँ पे चर्चा करना नहीं, किसी दिन बाद में मौका मिला तो चर्चा करेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम पे अलग से, है कि नहीं। अभी तो हम लोग सिर्फ सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। एक पार्ट और सवाल का बचा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है बच्चों, what should be the minimum friction coefficient between the road and tire which will ensure that the cyclist can move with constant speed। minimum coefficient of friction। देखिए बच्चों, अभी हमने निकाला बी पे
चलिए कुछ बातें करें हम यहाँ नॉर्मल एट बी पे नॉर्मल का वैल्यू कितना निकाला था बच्चों हम लोगों ने। सो बी पे नॉर्मल का वैल्यू शायद 975 न्यूटन निकाला था हमने, है ना। एंड नॉर्मल एट जस्ट बिफोर सी, है ना, यानी कि नॉर्मल यू कैन से दैट कि सी माइनस लिख देते जस्ट बिफोर सी, तो यहां पे आपका हमारा वैल्यू था 682 न्यूटन। एंड नॉर्मल जस्ट आफ्टर सी इसका वैल्यू था 732 न्यूटन। एंड नॉर्मल एट डी था हमारा 1025 न्यूटन। ये वैल्यूज है। कह रहा है कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए ताकि ये यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन कर पाए, है कि नहीं। चलिए तो बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किसके बराबर है बच्चों, तो फ्रिक्शन बराबर है mg sin थीटा। एंड इसका वैल्यू भी निकाला था बच्चों हम लोगों ने 707 न्यूटन। एफएस का मैक्सिमम वैल्यू अगर हमने ले क्या होगा बच्चों, म्यू टाइम्स एन एफएक्स का मैक्सिमम वैल्यू। अब जरा देखिए बच्चों इन सारे नॉर्मल्स में सबसे कम वैल्यू इसका है, ये 682 है ना। कहीं भी वैल्यू नॉर्मल ज्यादा है और वहां पे कम कर दिया जाए तो चल पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे कम है, इससे ज्यादा नॉर्मल फोर्स का कम वैल्यू नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम जो नॉर्मल का फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आप ले लेंगे बच्चों 682 न्यूटन अगर आप लेते हैं, है ना, 682 न्यूटन लेते हैं, ये जो इक्वल होगा 707। यहां से आप म्यू निकाल सकते हैं बच्चों, क्या निकाल सकते हैं 707 अपॉन 682, यही हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू मेंटेन। वैल्यू होगा 1.0366 1.0366। अगर इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप मिनिमम लेके चलते हैं रोड पे, ज्यादा रहेगा तो रफ रोड है कि नहीं, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा कंट्रोलेबिलिटी, ये हमने सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स पे देखा था बहुत डिटेल में, है कि नहीं। तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको इतना लेके चलना पड़ेगा 1.0366, ताकि ये यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन कर सके। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22।